हिमंता बिस्वा शर्मा को असम की ही निचली अदालत से एक बड़ा झटका लग गया है। पवन खेरा के खिलाफ असम की पुलिस पहुंची थी और वारंट मांग रही थी, लेकिन जज साहब ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की नींद उड़ गई होगी। गिरफ्तार करने का जो सपना पवन खेरा को बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा देख रहे हैं, वो सपना टूट गया। दूसरी तरफ आज की तारीख और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज अब हाई कोर्ट में भी पवन खेरा के मामले की सुनवाई होगी, असम हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, और वहां पर भी पवन खेरा जीतते हुए नजर आएंगे, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। क्यों कह रहा हूं ये? अगर आपको ये समझना हो तो आपको उन धाराओं को समझना पड़ेगा जिन धाराओं के तहत पवन खेरा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। लिहाजा सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक खबर दिखा देना चाहता हूं। एनडीटीवी की एक खबर क्या बताती है आपको? जाहिर सी बात है, पवन खेरा के खिलाफ जो याचिका लेकर के असम की पुलिस पहुंची थी, उस याचिका को खारिज कर दिया। ना सिर्फ खारिज किया, बल्कि सीधे तौर पर असम की पुलिस को दो टुक शब्दों में जज साहब ने कहा कि दरअसल गैर जमानती वारंट जारी करना उचित नहीं होगा। क्यों कहा, उसकी तह में जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में क्या होने वाला है, जरा वो भी समझिए। तेलंगाना हाई कोर्ट से पवन खेरा ने अग्रिम जमानत ली थी, और उसके बाद उस अग्रिम जमानत को चैलेंज किया असम की पुलिस ने आकर के सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रांजिट बेल को जो 1 सप्ताह के लिए मिली हुई थी, उसे रद्द कर दिया। सिर्फ रद्द नहीं किया, बल्कि उसके बाद जब पवन खेरा सुप्रीम कोर्ट गए, जाकर के उन्होंने कहा कि असम में मुझे खतरा है, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं कोई आदतन अपराधी नहीं हूं, ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से रखी गई। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी अग्रिम जमानत में कोई एक्सटेंशन नहीं दिया और सीधे तौर पे कहा कि आप असम जाइए, असम की कोर्ट में जाइए, संबंधित अदालत में जाइए, यहां हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। खारिज कर दी उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद पवन खेरा गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचे, और गुवाहाटी हाई कोर्ट में आज की तारीख में पवन खेरा के मामले की लिस्टिंग हुई है। इस मामले की सुनवाई हो सकती है, और इस मामले की सुनवाई होगी तो क्या होगा, जरा वो भी समझिए। दरअसल असम पुलिस एक बात पे केवल फोकस कर रही है कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण पवन खेरा को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन क्या अदालत ऐसा होने देगी? इसकी संभावनाएं अब कम लगने लगी हैं, खास तौर पे निचली अदालत के फैसले आने के बाद से। क्यों कम लग रही हैं, जरा उसको समझिए। क्योंकि जो दलील है ना, वो दलीलें निश्चित तौर पर पवन खेरा को गिरफ्तारी से बचाती हुई नजर आती हैं। पहली बात, पवन खेरा के ऊपर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, वो धाराएं कौन सी हैं? एक धारा है बीएनएस की 175 और दूसरी है बीएनएस की 318। ये मुख्य धाराएं हैं जिनके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब बीएनएस 175 की धारा क्या कहती है? बीएनएस 175 की धारा सीधे तौर पर जुड़ी होती है चुनाव के दरमियान किसी की इमेज को प्रभावित करने को लेकर के, किसी को चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तथ्य परोसने को लेकर के। और ऐसा तब कहा जाता है, तब सजा का इसमें प्रावधान है, जब यह बात पूरी तरीके से साबित हो जाए कि उस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा, उसे पता था कि वो गलत कह रहा है, उसके बावजूद उसने कहा।
जबकि पवन खेरा ने दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी या फिर कि गुवाहाटी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पवन खेरा ने जो बातें कही, उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा कि भाई इसकी जांच कराई जाए। यानी कि वो तो खुद कह रहे हैं कि इसकी जांच हो भाई, मुझे नहीं पता है लेकिन जांच तो हो। अब जांच पवन खेरा तो कर नहीं पाएंगे, जांच के लिए तो संबंधित मिनिस्ट्रीज ही कर सकती हैं, संबंधित एजेंसीज ही कर सकती हैं। पहला तर्क। दूसरा धारा है 318, अब उसके बारे में जान लीजिए बीएनएस की। दरअसल आईपीसी की धारा 420 को ही बीएनएस की धारा 318 रिप्लेस करती है। 175 जो धारा है बीएनएस 175, उसके अंतर्गत लेकिन एक जरूरी बात आपको और बता दूं, उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, उसमें सजा का प्रावधान नहीं है, जुर्माने का प्रावधान है केवल। दूसरा 318 मैंने आपको बताया 420, आईपीसी 420 को रिप्लेस किया है इस बीएनएस 318 ने। तो बीएनएस 318 में गिरफ्तारी का प्रावधान केवल तब है जब संपत्ति हड़पने का कोई मामला हो, पैसे के गबन करने का कोई मामला हो, तथ्यों को छिपाने का कोई मामला हो। ऐसे में इस धारा के अंतर्गत भी गिरफ्तारी पवन खेरा की होगी, इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। अब जाहिर सी बात है, जब इन दो धाराओं में ही मुकदमा है, सबसे बड़ी यही मुख्य दो धाराएं हैं और इनमें गिरफ्तारी की संभावना नहीं है, तो गिरफ्तारी होगी कैसे। अब दूसरी तरफ कुछ और चीजें जरा समझ लीजिए। निचली अदालत से जो हिमंता को झटका लगा, इसके बाद क्या ये इस बात का भी संकेत है कि आने वाले दिनों में हिमंता को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल असम में गौरव गोगोई ने अपने तमाम उम्मीदवारों को बुलाया, 126 उम्मीदवार पहुंचे पूरे गठबंधन के, और इंटरनल रिपोर्ट चूंकि गौरव गोगोई ने ली थी, उसके बाद उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। आज की तारीख में असम की राजनीति जिस तरीके से चली है और लास्ट में जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा का कैंपेन डिरेल हुआ है, असम में कांग्रेस गठबंधन अपनी सरकार बनाने के करीब में खड़ा है। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, 2021 का साल याद कीजिए। उस साल जब चुनाव हुए, 2021 के चुनाव में असम में 29.7% मत मिले थे। उस समय गौरव गोगोई मुख्य चेहरा नहीं थे पार्टी के, इतनी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस नहीं लड़ रही थी। 29.7% मत मिले थे, 29 सीटें मिली थी। आज की तारीख में 70 से 75 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है कांग्रेस का। और क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे बड़ा साधारण सा कारण है। एक तो भाई आप इतने सालों से हैं वहां पे, आप 2 कार्यकाल आपके हो गए भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्वा शर्मा के, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। उसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगते रहे हैं समय समय पर, उन तमाम चीजों के बाद निश्चित तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं मतदाताओं की तरफ से। हालांकि आजकल मतदान होता है, लेकिन उसके बाद जनादेश आता है या ज्ञानेशादेश आता है, इस पर भी खूब बहस होती है। तो ज्ञानेशादेश आएगा तो बात इतर है, लेकिन अगर जनादेश आता है तो असम में 70 से 75 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं जताई जा रही हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा को भी इस बात का पूरा अंदेशा है, पूरा अंदाजा है। लिहाजा हिमंता बिस्वा शर्मा बौखलाए बौखलाए घूम रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं, वहां पर जाकर के नाच गा रहे हैं, वहां पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ये समझिए कि पवन खेरा ने जो काम किया था, जिस तरीके से 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद हिमंता का सिर्फ फ्लो नहीं टूटा, हिमंता सिर्फ डिरेल नहीं हुई, बल्कि वो कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील। तो 5 अप्रैल की दिल्ली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुवाहाटी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तरह ही थी। पवन खेरा ने आखिरी कील ही ठोकी थी और यही कारण था कि हिमंता बिस्वा शर्मा आनन फानन में किसी भी तरीके से चाहते थे कि पवन खेरा को कैसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, दिल्ली से कर लिया जाए, दिल्ली पुलिस तक भेज दी। और यहां पर जब असम की पुलिस आई दिल्ली में, तो अमित शाह साहब की जो पुलिस थी, यानी कि दिल्ली पुलिस,
वो पूरी तरीके से असम की पुलिस के साथ लग गई। एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं पवन खेरा, उस पूरे एरिया को इन्होंने छावनी बना दिया। पड़ोसियों को तमाम तरीके की परेशानियां हुई, उसके बावजूद अभी तक पवन खेरा गिरफ्तार नहीं हो पाए। और फिर क्या क्या खेल चला, किस तरीके से खेल चला, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वो सारी बातें, गंगा में बहुत पानी बह चुका है, उधर अब बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। लेकिन हां, अब चलते चलते एक आखिरी बात समझिए। दरअसल पवन खेरा गिरफ्तार नहीं होंगे, इसकी तस्दीक एक और स्थिति करती है, और हेमंता की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इस बात की भी तस्दीक एक और स्थिति करती है। वो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा आला कमान, पूरा हाई कमान। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसके आप किसी भी छोटे से छोटे नेता के ऊपर कोई आरोप लगा दीजिए और फिर देखिए पूरा आईटी सेल इनका सक्रिय हो जाता है, लगता है उस व्यक्ति को दौड़ाने। लेकिन आज की तारीख में देखिए क्या हो रहा है। हेमंता के ऊपर 5 तारीख को आरोप लगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु त्रिवेदी करते हैं। राज्यसभा में सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तमाम टीवी चैनलों पे आप उनको लगातार देखते रहे हैं। और उस एक पीसी के बाद आखिरकार कौन ये फैसला ले लेता है भारतीय जनता पार्टी में, ये किसका निर्णय था कि हेमंता को भैया अपनी लड़ाई अकेले अपने दम पे लड़ने दो, भारतीय जनता पार्टी इस पचड़े में नहीं पड़ेगी। जो लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की हो जानी चाहिए थी, या फिर कि भाजपा बनाम पवन खेरा की हो जानी चाहिए थी, वो लड़ाई हिमंता बिस्वा शर्मा बनाम पवन खेरा नहीं, बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा बनाम कांग्रेस की हो गई। क्योंकि कांग्रेस तो मुस्तैदी के साथ पवन खेरा के साथ जाकर खड़ी हो गई। तमाम लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज कर दी, लिख दिया आई स्टैंड विद पवन खेरा। तमाम लोग खुलकर के सामने आ गए। राहुल गांधी ने भी बाकायदा ट्वीट करके इस बात का ऐलान कर दिया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पवन खेरा के साथ खड़ी है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और वो दिन और आज का दिन, वो आज भी अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तमाम स्थितियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि हिमंता एक तरफ अपनी पार्टी में हार चुके हैं, दूसरी तरफ वो अदालतों में हार रहे हैं, और तीसरी तरफ अगर असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा हार जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हां, आशंका उसी बात की है कि जो पिटारा खुलेगा 4 मई को, उसमें से निकलेगा क्या? जनादेश होगा वो, या फिर कि ज्ञानेशा देश होगा? क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो ज्ञानेश कुमार है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ चुनाव करवा रहे हैं, उसकी एक एक रिपोर्ट अगर आप देखिए तो कई बार माथा पीटने का मन करने लगता है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।